टाटा टेक्नोलॉजी पे अभी आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिनके पास है? जरा अब इन्होंने ले रखा है या लेना चाह रहे हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपकी ठीक टिप्पणी है। क्या रहेगी जी? ठीक है, तो बाइंग का व्यू तो है, लेकिन पूरे एक्सपोजर पर नहीं, लगभग 70% एक्सपोजर पर करंट प्राइस रेंजेस में बाय किया जा सकता है। और अभी प्राइस है 538 का। अगर आपका व्यू बाय करने के बारे में पूछने का था, तो एवरेज करने के लिए रुक जाओ। अगर पहले से हो और एवरेज करने का प्राइस ढूंढ रहे हो, तो जो मैं 70% अभी बोल रही हूँ कि बाय कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 30% है वो इसीलिए है कि कहीं अगर ये 490 आता है, तो वहां पर रिमेनिंग पोजीशन कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास अगर पहले से पोजीशन है, तो 490 का वेट करो, आए तो करिए, अदरवाइज जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। विद टाइम आपको इसमें कहीं ना कहीं एग्जिट मिल जाएगा, विच इज लाइक कि 600 650 तक आपको भाव मिले। समय लगेगा, वो होना चाहिए आपके पास में। और बाय द टाइम हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, करेंसी और गिरी है। इंडियन करेंसी 94.50 का लो, आज का लाइफ टाइम लो बना चुकी है। तो इससे हम मार्केट में पेन, दिशा और दिशा और दशा दोनों समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो पेन इज लाइकली टू परसिस्ट। दर्द जो है वो अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से रुपया जो है यहाँ पर टूटता दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं, और सुधांशु जी पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस मंच पर आप पहली बार आए हैं, इसलिए विशेष रूप से स्वागत है। और ऐसे मौके पर आए हैं कि हर तरफ लाल लाल ही दिखाई दे रहा है। सुधांशु जी, बिल्कुल। तो अभी की स्थिति कैसे आप पढ़ पा रहे हैं, और ये क्राइसिस कितनी गहरी दिखाई दे रही है आपको? आपकी पहली टिप्पणी मार्केट को लेकर के। देखिए सर, मैं मार्केट में इस समय ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि वो थोड़ा कॉशियस रहकर चलें। अगर मैं दूरदर्शिता से देखूं तो यहाँ पर दुनिया का जो क्लेम करता है कि सबसे पावरफुल देश, उसे एक बैकएंड लग रहा है और वो अपनी साख बचाने के लिए इस समय कुछ भी करेंगे। तो उस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है वो और ज़्यादा गहराएगी और बाज़ार फर्दर डाउनसाइड एक प्रोबेबली देख सकता है। इस समय बाज़ार ने एक स्टेबल जो सपोर्ट मेंटेन कर रखा है वो 22,500 का है, और एक जो फाइनल सपोर्ट हम मान सकते हैं बाज़ार के लिए वो 22,000 के लिए है। लेकिन अगर मैं अभी के जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं उन्हें कंसिडर करूं, तो कहीं ना कहीं हमें ये गहराई अभी और ज़्यादा आती हुई दिख सकती है नियर टर्म में। सो दर्शकों से यही एक कुछ लेवल्स निवेदन बताना रहेगा चाहेंगे कि वो कहाँ तक का आप देख रहे हैं गिरावट निफ्टी के अंदर? सर, अगर बाजार अपने 22,000 के लेवल को तोड़ने में कामयाब होता है विद अ गुड वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं हम इसे जो डाउन ट्रेंड में आप कंसिडर कर सकते हैं, जो हम पहला इसका लेवल देख रहे हैं वो 18,000 के आसपास देख रहे हैं। अगर वो अपने 22,000 के लेवल को एक ठीक ठाक वॉल्यूम से तोड़ने में कामयाब हो जाता है, फिर भी अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 22,000 तक आके बाजार 22,000 के आसपास आके बाजार अपने आप को एक स्टेबल होल्ड देने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो वहाँ पर हम एक कॉशियस लेवल ज़रूर बोलना चाहेंगे सबके लिए। चलिए, ठीक। चलिए, अब अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं सर। इस सेगमेंट में हम फोकस करेंगे पावर और डिफेंस शेयरों को लेकर के। लगातार हमारी बातचीत जो है इस सेगमेंट में हम करते आए हैं, और अंबाला मैम और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज की इस गिरावट में पावर और डिफेंस में क्या कोशिश करनी चाहिए कुछ शेयरों को पकड़ने की। तो इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। लेवल्स आप लोग तैयार रखिएगा, एक एक करके उन तमाम शेयरों पे नज़र डालते हैं। और सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा हमारे दर्शकों की जो टिप्पणी आई है अंबाला जी, वो आई है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। अब आज फिर से 3.25% टूटा है, 1281 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या मैम इस गिरावट में, जो कि एक महीने में 14% टूटा है, क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? एक तरफ एक मन कह रहा है कि इस तरह की क्राइसिस में आज नहीं तो कल फोकस जिस तरीके से दुनिया भर का अब युद्ध की तरफ है, तो बिना इनके तो डिफेंस के गुजारा होना मुश्किल है। सरकार को ना चाहते हुए भी बजट बढ़ाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो आपका व्यू क्या है डिफेंस को लेकर के, और पहली कंपनी कोचिन शिपयार्ड? जी, तो डिफेंस में ओवरऑल में इंडेक्स लेवल पर, क्योंकि उसमें फिर कोचिन वगैरह सब आ जाएंगे, तो डिफेंस इंडेक्स जो निफ्टी में है उसमें अभी 7,500 के आसपास का आज का भाव है।
आराम से 7,200 और 7,000 तो आ रहा है। तो आप ऐसे समझ लें कि 5 से 10% की डिक्लाइन, एक लार्जर रेंज अगर मैं बोलूं तो पॉसिबिलिटीज लग रही है नाउ। अब वही असर आपको स्टॉक्स पर कैलकुलेट करना है या गेज करने की कोशिश करनी है कि कितना आएगा। तो इंडेक्स से जितना ज्यादा स्टॉक आपका वॉलेटाइल है, हाई बीटा वाला है, उतना ही उसके हिसाब से आप स्टॉक पे असर देख सकते हैं। नाउ कोचिन शिपयार्ड मुझे मतलब जो स्टॉप लॉस रेंज दी है उसी के साथ रखिएगा। मैं इसमें क्योंकि ये वाला अगर इंडेक्स पर ये व्यू प्रूव होता है, विच इज लाइकली, एक्चुअली वेरी लाइकली, तो यहाँ पर आपको 1100-1000 के भाव देखने के लिए मिलेंगे। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट टुडे 27 मार्च 2026 में, तो अभी ये 1280 के पास में है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन ट्रेलिंग जो है आपके जो भी आपके ट्रेलिंग लगा के आप रखे हैं उनको स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, क्योंकि अगर ब्रीच होती है तो गिरावट थोड़ी बड़ी है, 10 से 15% आराम से वाली है। तो इसीलिए रही बात विपुल जी, जो एक बड़ा सवाल जो आपने इस मुद्दे पर पूछा है कि सबको पता है कि डिफेंस में बजट एक्सपेंशन और हो सकता है, कैपेक्स और आ सकती है, तो ये सबको मालूम है। नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर द वैल्यू बाइंग प्राइजेस, तो वो आने को समय है। तो जब वो आ जाए तब भी अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब सवाल उनके लिए आएगा पेनफुली जो लोग ऊपर के भावों पर बैठे हुए हैं। यू नो व्हाट, अगर आपको फोमो नहीं आता है तो पोजीशन हल्की कर लो, मेरे हिसाब से तो यही है। अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, मैनुअली नहीं हो रहा है, तो हर जगह पे एक ट्रेलिंग लगा के रखो। अगर वो ब्रीच हो जाए तो थोड़े दिन शांत रहिए, 1.5-2 महीने बाद यही स्टॉक्स और बेहतर प्राइसेस पर हमको मिलेंगे। HCL देख सकते हैं, HCL इज ए क्लासिकल एग्जांपल। 3,500 की बात की थी, 3,685 पर 50% एक्सपोजर पर बोला था कि बाय कर लो। अब 3,500 नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली बोला था, अब 3,500 नहीं 3,200 की तरफ की वो जा रहा है। तो रिमेनिंग 50% की क्वांटिटी वहां पर फुलफिल कर लीजिएगा। सो दिस काइंड ऑफ डिक्लाइन आर पॉसिबल रेस्पेक्टिवली अलग अलग स्टॉक्स में। अलग अलग स्टॉक में हम एक एक करके बात करेंगे मैम, है ना। तो फटाफट Yes. इसको जो है पहले कोचिंग शिपयार्ड पे बातचीत हो गई। इस बीच हमारे दर्शक जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से वेलकम करते हैं। जैसे कि जोगेश्वर राव जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सुधांशु जी वेलकम। सचिन ने डेब्यू किया है और उन्होंने कहा कि जब चारों तरफा बकवास चल रही है ऐसे में आपका डेब्यू हुआ है सचिन की तरीके से। और उन्होंने कहा कि ही क्लियरली अपीयर्स टू बी टू द पॉइंट एंड नो नॉनसेंस एनालिस्ट। तो आपकी सराहना उन्होंने करी है यहाँ पर और उम्मीद करते हैं सर उन दर्शकों की उम्मीदों पर आप खरे उतरते हुए एक से एक शानदार ट्रेड जो है वो मिलते हुए दिखाई देंगे। एक BDL पे अपडेट आई थी सर आज यहाँ पर एक खबर भी आई थी BDL को लेकर के कहीं से ऑर्डर मिलने की। आज हालांकि 2.5% के आसपास की भारत डायनेमिक्स में गिरावट देखने को मिली हुई है, लेकिन आपका व्यू क्या है? एक ऑर्डर इनको कहीं से मिला था, अभी थोड़ा सा मैं देख करके बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए क्या करना चाहिए? अभी आप BDL को कैसे देख रहे हैं चार्ट पे? सर अगर किसी के पास BDL है तो वो उसे अभी होल्ड करें, एक मेंटेन करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का विद अ क्लोजर बिलो 930। अगर वो 930 के नीचे क्लोजर करता है BDL तो आप एक बार को उससे निकल सकते हैं। अदरवाइज आपकी अगर पोजीशन बनी हुई है तो उसे होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी BDL में। टेकिंग इनटू करंट मार्केट सिनेरियोज BDL में कोई फ्रेश बाइंग से आप बचें जब तक मार्केट स्टेबल पोजीशन नहीं ले लेता, और जिनके पास है वो 930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए ठीक है, 930 का एक स्टॉप लॉस रख जिनके पास है वो स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ें, नई खरीदारी करने से बचें, ये मानना है यहाँ पर सुधांशु जी का। मैम अपोलो माइक्रो प्राइवेट में खरीद सकते हैं क्या? 4.5% नीचे क्या लेवल्स देख रही हैं? एक महीने में 21% तो टूट गया है, या फिर अवॉइड लिस्ट में है आपकी ये? अभी मेरा जो बाइंग व्यू है डिफेंस में हल्का है, मैं अभी बाइंग व्यू नहीं ले रही हूँ। अगर कहीं पर भी किसी का ओवर वेटेज है पोर्टफोलियो में, मेरी सलाह बहुत क्लियर है कि आप हल्के हुई वहां पर। और थोड़े समय के बाद में, जैसे कि इंडेक्स को ट्रैक कर रही हूँ क्योंकि, तो थोड़े समय के बाद में स्टॉक्स में हमको मौके मिल सकते हैं। तो अभी अगर अभी आप अपोलो माइक्रो की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अभी है 188 पर। विपुल जी मुझे तो बहुत आसानी से 150-40 पर लग रहा है और मैं वेट कर लूंगी, और उसके समय हम देखेंगे कि हम यहाँ पर दोबारा बाइंग 140-50 के रेंज में करना है या फिर और थोड़ा डिस्काउंट हमको मिल सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट अपोलो माइक्रो एज ऑफ नाउ। मेरा बाइंग का कोई व्यू नहीं है, भले ही आपकी पोजीशन है हल्के जरूर हो सकते हैं। सो आई हैव नो व्यू अबाउट बाइंग फर्दर। चलिए, नई खरीदारी की कोई सलाह यहाँ पर अपोलो माइक्रो में भी नहीं आ रही है। तो इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर एक व्यू आपका जानना चाहेंगे PFC को लेकर के। यहाँ पर सुधांशु जी देखिए, पावर और
डिफेंस की हमने बात की थी। एक पीएफसी पे व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि अब ये 400 के नीचे है, 395 के आसपास। क्या वैल्यू बाइंग के तौर पर देखा जा सकता है या फिर अभी और ज़्यादा डाउन साइड आप देख रहे हैं? कितना नीचे आ जाए तब नई बाइंग करनी चाहिए? कोई लेवल्स है आपकी लिस्ट में, है क्या ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को सपोर्ट करूंगा इसमें। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि जो पावर सेक्टर है उसके लिए मैं हमेशा ही बुलिश हूँ। द रीजन बीइंग इंडिया की पावर डिमांड्स आर इमेंस। अगर कल को ईवी चार्जिंग चाहिए तो पावर चाहिए, हमें जो भी हम डेली काम कर रहे हैं उसमें पावर चाहिए, और हमारी पावर नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक बात तो श्योर है कि पावर सेक्टर इज गोना गो अप, इसमें कोई डाउट नहीं, अगर व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है। अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू की अगर हम इस समय बात करते हैं तो आप अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है तो 350 के लेवल के आसपास एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा इसे एक्यूमुलेट करने के लिए। और 330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आप 350 के लेवल्स पे इसे आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। इसमें शॉर्ट टर्म व्यू ना रखें, वही बेटर होगा इसके लिए। पावर सेक्टर, बट एज आई सेड, चाहे आप कोई भी पावर सेक्टर काउंटर ले रहे हैं, आई एम ओवरऑल बुलिश। रीजन बीइंग दैट इंडिया की पावर नीड्स जो हम फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं वो इमेंस है, चाहे आप उसे सोलर एनर्जी से पूरी करें, चाहे हाइड्रल पावर से पूरी करें, चाहे आप किसी भी वे में पूरी करें, लेकिन अभी पावर डिमांड्स हमारी बहुत बढ़ने वाली हैं। वी नीड इमेंस पावर। तो अभी इस पे करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है या नहीं सर? सर करंट लेवल्स पे लोग एक्यूमुलेट करने से बचें, इसे थोड़ा और गिरने दें, और 350 के लेवल्स पे आसपास एक्यूमुलेट करने की मेरी सलाह रहेगी। ठीक है, पीएफसी पे ये बात निकल करके आई है। मैम एनटीपीसी देखिए जरा, एनटीपीसी पे क्या व्यू रहेगा? और ये भी थोड़ा सा टूटा जरूर है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मतलब कोशिश कर रहा है गिरते बाजार में मजबूती के साथ खड़े रहने की। आपका व्यू क्या है एनटीपीसी को लेकर के? अगर बढ़ नहीं रहा है तो गिर भी नहीं रहा है उस तरीके से। लेकिन गिरेगा थोड़ा सा, आपको वैल्यू और डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस पे। पहले से है तो भी आपका स्टॉप लॉस जो है 360, थोड़ा सा मुझे लगता है 360 पर खरीदना चाहिए। अब जो पहले से हैं वो लोग थोड़ा सा बफर रखें कि आपको कम से कम 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो, बट फ्रेश बाइंग के लिए यू शुड वेट अ लिटिल। 360 पर आए तो बाय कर सकते हैं। एंड एज आई सेड बिफोर, एनर्जी अच्छा सेक्टर है, लेकिन जो स्टॉक सिलेक्शन है उसमें चर्निंग टाइम से करना और वाइजली करना, तो फिर आप ज्यादा बेटर रिटर्न बना पाएंगे अगर आप स्विंग ट्रेड्स पर्पस से या फिर शॉर्ट टर्म मिड टर्म अटेम्प्ट्स को कर रहे हो। रादर अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसको रखना चाहें तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर के तौर पर, मोस्ट फोकस सेक्टर के तौर पर एक सेक्टर रहेगा आगे भी। तो फिलहाल के लिए एनटीपीसी 360 पर बाय, 376 पर है अवॉइड है फिलहाल बाइंग के लिए, जो है वो बने रह सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस विपुल जी, डॉक्टर रेड्डी को हम देख सकते हैं एक, हाँ डॉक्टर रेड्डी अगर हम देखें तो अभी 1300 पर है, और यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस है सिर्फ 50 पॉइंट का, तो 1250 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 1360, 1450, 1600, तो 6 महीने से भी कम के दायरे पर 1600 तक आ सकता है। और स्टॉप लॉस तीनों टारगेट के लिए सिर्फ 1250 का ही मेंटेन करना है। एक बार तो करंट प्राइस लिस्ट जरा फिर से बता दीजिए, टारगेट क्या क्या था आपका? 1300 करंट प्राइस पर लेना है, जैसे कि 1300 चल रहा है अभी, 1360, 1360, 1360, 1450, 1450, 1600 पर, यानी 1600 रुपए का टारगेट हम यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो 1250 का होगा। ठीक, यहाँ पर जो है 1250 का स्टॉप लॉस, 1250 के स्टॉप लॉस के साथ 1360, 1450, 1600 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा सा आपको बढ़ा करके रखना होगा। 6 महीने का नज़रिया रखें मैम, क्या बताया आपने? मैक्स 1600 तक टारगेट कर रहे हैं तो 6 महीने मैक्स। 6 महीने मैक्स। और ये पहला वाला 1360 के लिए 10-12 दिन का समय लगेगा। चलिए 10-12 दिन के, ठीक है, 10-12 दिन के लिए आप पहले टारगेट 1360, 50-60 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए यहाँ पे आप अगर रख रहे हैं नज़रिया तो 8-10 दिन का व्यू रखिए। अदरवाइज आपको 5-6 महीने का व्यू रखते हैं तो 1600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1300 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1450, 1360 ये लेवल दिए गए हैं। बाकी 1600 का एक लेवल है जो कि थोड़ा सा आपको लंबे समय तक होल्ड करना होगा। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के। पीएफसी एनटीपीसी के बाद जो है एचएल को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। एचएल पे क्या व्यू है सर? एचएल नहीं चल रहा,
मतलब बाकियों के मुकाबले भी थोड़ा सा हल्का रहा है। और मैम के लेवल तो आ गए 3500 के आसपास। अभी पूछते हैं मैम से भी, कभी कुछ 3200 बोल रही थी, एक बार पूछते हैं। लेकिन पहले सुधांशु जी आप बता दीजिए जरा एचएल पे आपका व्यू क्या है। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर्स नहीं एचएल सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की याद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, HUL नहीं HAL। अच्छा सॉरी सर, वो थोड़ा सा एक बीच में गैप आया, दैट्स ओके सर। बट कहीं ना कहीं अभी इसमें गिरने की गुंजाइश है, इनफैक्ट फॉलिंग नेचर में ही है। आप HAL से बचें। एक फ्रेश एक्यूमुलेशन 3000 के आसपास देखी जा सकती है। तो अभी तो HAL में कोई बाय की सलाह मेरी तरफ से तो नहीं रहेगी। तो आप और ये अभी थोड़ा और फॉलिंग नेचर अपना दिखा सकता है, इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। तो जो भी लोग इसमें बने हुए हैं वो 3000 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करूं तो अगर ये 3000 के अपने जो सपोर्ट रेंज को मेंटेन कर जाता है तो आप एक बहुत अच्छा स्टडी अप ट्रेंड इसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी बाइंग की इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अभी बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है। गिरीश पांडे जी कह रहे हैं सुधांशु जी आपका स्वागत है इस चैनल पर, आशा है कि आप धुआंधार पारी खेलेंगे। तो ये मैं तो अपने दर्शकों को जो बेस्ट कर सकता हूं मैं वो करने की कोशिश करूंगा। बस इतना ही कर दीजिए सर, बहुत शानदार। तो अभी मैं आपका डिस्कशन देख रहा था, तो जब मैम टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात कर रही थी तो दैट इज वन काउंटर जिसे मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, अगर मैं देखूं तो अपनी लिस्टिंग गेन से ये काफी अच्छा डिस्काउंट पे है। और अगर किसी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव हो कम से कम 1 साल का, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड कंसिडर टाटा टेक्नोलॉजीज। अच्छा, टाटा टेक्नोलॉजी पे आपकी खरीदारी की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? हाँ जी। चलिए, तो टाटा टेक्नोलॉजी गिरावट में खरीदा, बहुत लोग पूछते भी रहते हैं गिरावट में क्या खरीदें, तो टाटा टेक्नोलॉजी सही लेवल्स पर मिल रहा है 540 के आसपास। तो ये सुधांशु जी कह रहे हैं तो अगर आप देखें तो इसका जो लिस्टिंग लेवल था वो करीबन 1350 के आसपास था जी। टाटा का ब्रांड साथ में लगा हुआ है। और टेक्नोलॉजी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी हमेशा एक सोच रहती है कि व्हाट डू वी एज जर्नल पीपल वुड यूटिलाइज इन फ्यूचर। हमारी ये हमेशा कॉल रहती है कि आने वाले समय में हम लोग जी किस चीज का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा करेंगे। दैट इज, हम सबसे ज्यादा यूटिलाइज करेंगे AI और टेक्नोलॉजी को जी। तो जिसमें इनके हैंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या रखे हैं सर इसमें? आप क्या टारगेट दे रहे हैं 1 साल में? सर अगर कोई अपना 6 महीने से 1 साल का व्यू रखता है तो वो 700 रुपए तक के टारगेट्स को इसमें देख सकता है बड़ी आराम से। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 700 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया यहाँ पर रखते हैं तो। माला मैम देखिए जरा, NHPC को लेकर के बहुत लोगों के क्वेरीज आई हुई हैं, फ्रेश बाय कब करें। और इस बीच प्रगति जी कुछ कह रही हैं दिस इज़ नॉट फेयर। विपुल जी कॉल दे करके भूल जाते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक डिस्कस करने लगे। कौन सी कॉल डिस्कस हो गई मैम? मतलब क्या कहना क्या चाह रही हैं? मतलब अच्छा, ओबरॉय पे मैम आपने ओबरॉय पे कोई कॉल दी थी, उसको लेकर के जानना चाह रही हैं। शायद 1500 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रही हैं कि अभी उसमें कोई चेंज है क्या? तो ज़रा एक बार प्रगति जी की थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और दूसरा NHPC। ओके, तो पहले ओबेरॉय रियल्टी की बात कर लेते हैं। अगर कोई चेंज होगा, मुझे एक एक स्टॉक मेरा ध्यान में रहता है, मैं खुद से बताऊंगी। और अगर कोई चेंज नहीं है, मैंने नहीं बोला, इसका मतलब देयर इज नो चेंज और राइट नाउ इट इज नियर टू बाय। जो बाइंग रेंज है वहीं पर है, स्टॉप लॉस दिया गया है, आपको टारगेट भी दिया गया है। कन्वीनियंट हो तो फॉलो कर लो, अगर नहीं तो अभी छोड़ दीजिए। बिकॉज 1500 वाले स्टॉक पर अगर आप 15 या 10 पॉइंट गिरने पर आपको अगर डोंट माइंड बट डिस्कम्फर्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा या तो आप ओवर पोजिशन है या फिर आपने एक गलत काउंटर को हाथ लगाया है। तो गलत काउंटर तो नहीं है क्योंकि स्टॉक ठीक ठाक ही है, आपकी पोजीशन साइजिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज विद रिक्वेस्ट हम्बली आई एम सजेस्टिंग उसको एक बार थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करो इफ दैट इज द केस। बाकी ओबेरॉय रियल्टी में कोई चेंज नहीं है, ये टारगेट स्टॉप लॉस दिया गया है, प्लीज फॉलो। नाउ NHPC 76 पर चल रहा है। विपुल जी, जितने भी नॉन क्रूड बेस एनर्जी पॉसिबिलिटीज हैं जनरेशन की, वो सब फोकस में रहेंगी और आप इसको एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चाहे वो किसी भी मेथड से एनर्जी जनरेट हो रही हो, तो ओवर वेटेज मत होइए। डोंट ट्राई टू बी डूइंग लाइक दिस कि अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा ही आप एक ही सेक्टर या इंडस्ट्री पे लगा दे, वैसी गलतियां मत करिए। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक्स को जहां पर आपको लग रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूट मुश्किल है या फिर इसकी मोनोपोली कंडीशन है, उनमें तो पैसा लगा के आप 2-3 साल के लिए बैठ सकते हैं और ये वैसा ही है।
नाउ 76 पर है, इसको खरीदा जा सकता है। पॉसिबली टारगेट जो है, अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो 80 to 83 तो मिनिमम है शॉर्ट टर्म के प्राइस पॉइंट से। इसके बाद ये 95 और 105 का कैंडिडेट है। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस है इसमें छोटा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 70 का है। चलिए, ये बात हो गई एनएचपीसी को लेकर के। सर जरा फटाफट पारस डिफेंस के लेवल देखिए जरा, क्या हो सकते हैं। चूंकि मैम इस पर टिप्पणी कर नहीं सकती हैं, तो इसलिए आपकी टिप्पणी जो है मैं चाहूँगा सिर्फ लेवल्स पे सर, टाइम बहुत कम बचा है जी। बिल्कुल सर, जस्ट पहले तो मैं यहाँ मैम की एक बात को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जहाँ पर उन्होंने बोला ओवर एक्सपोजर। ये हमारे दर्शक सबसे बड़ी गलती करते हैं। ओवर एक्सपोजर, आप जो अभी मैम ने कहा वो एक अप्रिशिएटेड टॉक है। ओवर एक्सपोजर हमेशा खराब है। जी। आपको अपना फंड हमेशा एक सिस्टमैटिक फॉर्म में प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना चाहिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन। ठीक सर। अब आपने एक टेक लिया था कि पारस डिफेंस खाली लेवल्स बता दीजिए, समय की थोड़ी सी कमी है जी। अच्छा सर, बिल्कुल सर। पारस डिफेंस को 580 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करें। 580 के नीचे क्लोजर देता है तो आपको इससे निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक सर, ये बात पारस डिफेंस को निकल करके आई है। और इस बीच मैम अभी तक बीएल को लेकर के बातचीत नहीं हुई है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है इंट्राडे पे। और जरा आप डेटा पैटर्न को भी देख लीजिए, सिर्फ लेवल जरा इसमें इन दोनों पे अभी क्या सलाह रहेगी, बीएल और डेटा पैटर्न। बीएल 410 आ गया विपुल जी, तो 10% एक्सपोजर कुड बी इनिशिएटेड हियर। तो रही बात रिमेन्यू को बचा के रखना है, क्योंकि हमने यही बात की थी कि 400-410 पर आए तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। तो अभी आज 10 to 20% रखिए, इसमें एक्सपोजर लगा सकते हैं। बाकी डिफेंस आईटी को थोड़ा, डिफेंस इंडेक्स को थोड़ा सा रुक जाते हैं मेरे ख्याल से। रिमेनिंग आपको अपना पोजीशन जो बीएल में नए सिरे की बाइंग के लिए जो नए सिरे कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो कम से कम 370 पर कंप्लीट कर लो पोजीशन। आज 409 पर है, थोड़ा बहुत बाय करके चल सकते हैं अप टू 20%, नॉट बियॉन्ड दैट। और पोर्टफोलियो में ओवर एक्सपोजर मत होइएगा इसमें भी, क्योंकि हाई बीटा है। एचएल होगा, वो डेटा पैटर्न हो गया मैम? डेटा पैटर्न नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा फास्ट जी। श्योर, ठीक है। तो डेटा पैटर्न मेरी नजर में अभी बाय नहीं है विपुल जी। मैं अभी ओवरऑल जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है, मैं थोड़ा रुकी हूँ उसमें फिलहाल के लिए। मेरी सलाह सिर्फ इतनी सी रहेगी कि अगर आप हैं तो ट्रेलिंग का यूज करिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि रातों रात कुछ हो जाता है तो स्टॉक बढ़ जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो फिलहाल के लिए 3050 पर अपना स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग जो भी आपकी पोजीशन के हिसाब से बैठता हो बैठाइए। और अगर वो ब्रीच हो जाए तो दोबारा रिव्यू करेंगे कि बाय कब लेनी है। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही व्यू है कि 3050 छूटे तो आप अपनी पोजीशन छोड़ दीजिए। ठीक। सर जरा देखिए पावर ग्रिड को लेकर के, पावर में जो है मजबूत काउंटर्स में रहा है, अच्छी रिकवरी भी रही है 300 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ लेवल सर। बिल्कुल सर, पावर ग्रिड नो डाउट एक मजबूत काउंटर है, कंसिडरिंग इट्स अ पावर सेक्टर। जितने भी दर्शक हैं इसे आराम से होल्ड करें। 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर सेक्टर में। हमारे एक दर्शक है सदमाना यूबी, थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, लेकिन इन्होंने धनराशि भेजी है। अंबाला मैम, 2 सवाल हैं, बहुत संक्षेप में उत्तर जानना चाहूँगा। एक तो चेन्नई पेट्रो को लेकर के जानना चाह रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, कि क्या ये सही है, 1 महीने के लिए 1086 के आसपास के लिए इन्होंने लिया हुआ है। और दूसरा मेरा सवाल है, अभी पावर और डिफेंस में आप का फेवरेट काउंटर कोई है जो कि अभी के लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत संक्षिप्त। पावर में तो मैं कुछ नहीं अभी बाय करके बता रही हूँ। तो पावर में आई बेग योर पार्डन, डिफेंस में नो बाय एज ऑफ नाउ। बट पावर में 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पर 2 स्टॉक्स है जहाँ पर मेरा अभी ध्यान है। एक्चुअली 3 है, 2 प्राइवेट से है और एक है PSU से। सो इरेडा दैट यू कैन फोकस एज ऑफ नाउ। इरेडा भी खरीद सकते हैं, बहुत सवाल रहते हैं। इरेडा पे करंट लेवल बाय कर सकते हैं? ठीक है। अब नहीं खरीदोगे तो कब? वाह, मतलब इससे बुरा समय कब आएगा इसके लिए, ये तो सोचिए। बुरा समय मतलब प्राइस वाइज डिस्काउंट और कब आएगा, और इससे ज्यादा फोकस इस स्टॉक सेक्टर पर और कब बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट। तो इरेडा भी 114 वगैरह के आसपास में है। धीरे धीरे पोजीशन कंप्लीट करो। इट्स लाइक कि 105 107 से मतलब 110 से 120 की रेंज में धीरे धीरे खरीदते चलिए। और रही बात टारगेट, तो इट्स 135 टू, मतलब बड़े टारगेट्स है। फिर
दोबारा कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हाँ। इरेडा इज समथिंग यू कैन बाय। दूसरा स्टॉक है अडानी पावर। मैं बुलिश हूँ इस स्टॉक पर, और 125 पर जब भी आए तो थोड़ा बहुत एडिशन करना, करंट प्राइस पर आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। ठीक। दो ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, दो कंपनी इरेडा और अदानी पावर पे खरीदारी करने हाँ। की सलाह है। डिफेंस में अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं दिखाई दे रही मैम। चलिए इस पर और डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन अभी के मैं लिए डिफेंस में, विपुल जी, मैं डिफेंस पे बुलिश बहुत हूँ। करंट प्राइस कंफर्ट नहीं है, जब डिस्काउंट आएगा सबसे पहले मैं ही होंगी कि अब खरीदो, वाह। तो मैं सिर्फ Actually, प्राइस बार्गेन कर रही हूँ। यही मैम ने बिल्कुल सही बात बोली है। इस समय जो मार्केट की सिचुएशन है, द मार्केट्स ओवरनाइट क्या रिएक्ट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं हो रही है इस समय। अच्छा। इस समय इट्स अ हाईली अनस्टेबल मार्केट। आप लोगों को एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए डाइवर्सिफाई रहना होगा ऐसे सेक्टर्स में जो रिस्क एवर्जिंग माने जाते हैं, जैसे पावर सेक्टर हो गया, आपका फार्मेसी सेक्टर हो गया, जी। या हमारा जो एक डेली नीड्स का एफएमसीजी सेक्टर हो गया। आपको इन सेक्टर्स की तरफ इस समय फोकस्ड रहना चाहिए और मार्केट में एक्सपोजर को मेंटेन करना होगा इस समय। ठीक है। मार्केट्स इस समय ओवरनाइट कुछ भी कर सकते हैं, और आई एम हाईली क्लीन कि यहाँ पर जब तक ये वॉर क्लोज नहीं हो जाता, जी। इकोनॉमी वाइज कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में स्टेबल नहीं रहेगी।